welcome everyone. Today's class on essay writing module. आज का हमारा लेखन का जो विषय है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो या यांत्रिक प्रौद्योगिकी जैसे भी आप बोलते हैं। तो डिजिटल मतलब आप सबको पता है जो मॉडर्न जो हमारा मोबाइल जो सब चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी यंत्र जो होते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो यांत्रिक जितनी प्रौद्योगिकी होती है उसको बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी जो भी सब बिजली से चलने वाले जो यंत्र हमारे पास होते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने ज्ञान को वर्धन करने के लिए उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आज निबंध विस्तार में चर्चा करेंगे, प्रोजेक्शन इसके ऊपर है और इसके हमें भूमिका के साथ शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन लिख के इसको हमने लिखा है द डिजिटल एज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये जो यांत्रिक युग है, प्रौद्योग का यांत्रिक युग जो वर्तमान का युग उसको बोलते हैं द डिजिटल एज ऑफ टेक्नोलॉजीज। शुरू करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एबल टू यूज अ कंप्यूटर और अ फोन और अ टैबलेट। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस टेक्नोलॉजीज आर इमेजिन्ड, क्रिएटेड। खाली फोन इस्तेमाल कर लेना या मोबाइल इस्तेमाल कर लेना या लैपटॉप इस्तेमाल कर लेना, खाली इसी को हम डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं बोलते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ये सब चीजें कैसे बनाई गई हैं, इनके बारे में कैसे सोचा गया है, कैसे इनको प्रयोग में लाया गया है, उसके बारे में चिंतन करना, उसे बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। Digital technologies around the globe involve using computational thinking to come up with creative solutions that could lead to better ways of doing things. तो जो पूरे पृथ्वी पे हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, किस चीज के लिए? हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटर की विचारधारा को प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की जो विचार शक्ति होती है, विचार क्षमता होती है, उसका प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, मशीन का प्रयोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जब करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। विच कुड लीड टू बेटर वेज ऑफ डूइंग, काम करने के और अच्छे तरीके और एफिशिएंट तरीके। जैसे हम अगर आपको कैलकुलेशन बोला जाए 111 को 212 से मल्टीप्लाई करें तो आप टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेटर से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो उसी काम को आप एक यंत्र के माध्यम से और एफिशिएंटली और अच्छे से कम समय में कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग होता है। We use computational thinking every day to look at a problem, break it down to user parts, find patterns and come up with a systematic efficient way to solve it. तो कंप्यूटर में बहुत सारे तरीके का ऑप्टिमाइजेशन होता है, बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं जो आप चलाते हैं, और जो काम को रिपीटेटिवली करना होता है उसको मनुष्य से ना करवा के उसको मशीन से करवा, उसके बिल्स वगैरह प्रिंट होना होता है, सब चीज मशीन करती है। आप खाली उसमें आइटम डाली, वो अपने आप कॉस्ट लेके कैलकुलेट करके टोटल बिल आपको देते हैं। तो इससे काफी हमें सुविधा हो गई मशीनों के प्रयोग से। To do this, we need to collect, find, and use data. Data is a raw information technology, and digital that is yet to be organized in logical ways so that it can be used more easily. तो डेटा यानी हमें डेटा चाहिए, यानी हमें जानकारी चाहिए चीजों के बारे में, ठीक है। और उसको वो एक कच्चा डेटा होता है, कच्ची जानकारी होती है, उसको प्रोसेस करते, पकाते, उस पर काम करते हैं, उसको पकाते हैं, प्रोसेस डेटा, उसको डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस पर काम करते हैं और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। आप एक्सेल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप बहुत सारी चीजें, ग्राफ्स बना सकते हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रेंड्स निकाल के दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि क्या हो रहा है। खाली डेटा से तो कोई इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। सो डेटा को प्रोसेस करना जो है टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक अहम किरदार हो। The way we use computers and devices to create solutions is an important part of the digital technology subject. Digital technology का विषय जो है उसमें हम कैसे अपने खाली इस्तेमाल कर पाते मोबाइल लैपटॉप, ये काफी नहीं, कैसे उसको इस्तेमाल करते अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, अपने जीवन के, अपनी जीवन प्रणाली को और सुधारने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, उसे बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। For many of us, digital technologies are a part of our everyday lives. Use them for work, recreation, and office, and everywhere in between. So हम अपने जीवन में जैसे मोबाइल है, हम लोग हर दिन हर समय हम 24 घंटा हम इसको प्रयोग करते हैं और अपने कार्यों के लिए और अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है। और सुबह से लेकर रात तक हर एक काम के लिए, किसी को बात करनी है, किसी से कोई मैसेज भेजना है, कुछ करना है, तो इतना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी उद्योग के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। Have a think about the digital technology, और आप
you have used so far in your day, और सारे दिन भर में आपने कितना डिजिटल चीजें यूज करी, अपने सब लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं, यही एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्जाम। तो इसके हजारों हजार उदाहरण आप दे सकते हैं। Many of us are using digital technologies, yet we have little understanding of how they work and the science behind their development. तो हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल में सवाल कर रहे हैं, लैपटॉप सवाल कर रहे हैं, पर आज ज्यादा लोगों को पता नहीं कि लैपटॉप कैसे चलता है, मोबाइल कैसे चलता है। How does information get into my cell phone so that I could read the news? How was that one actually made the first place? How did the free how did it get to know how to beep when I left the door open? Yeah. So कैसे मोबाइल में ऑटोमेटिकली जो भी जानकारी दुनिया में कहीं भी कुछ भी तुरंत मोबाइल में आ जाता है, कैसे पता चलता है मोबाइल, ठीक है। और कैसे अगर हम इस फ्रिज का दरवाजा बंद नहीं करते तो क्यों आवाज करने लगता है, मुझे बंद करो, मुझे बंद करो, ठीक है। और बना कैसे, फोन में क्या क्या चीज कैसे बनाया गया, चिप्स क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। ये सब जानना ये जो टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा होता है डिजिटल। तो ये हमारी भूमिका हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट इस विषय में नेक्स्ट जो हमें चर्चा करना है उस पर जाएंगे। तो इस विषय का कई भाग है, पहला भाग पूरा हो गया, दूसरा भाग क्या है इस विषय का, ठीक है। तो इस विषय के अगले भाग में हम अब जाएंगे, ठीक है, भूमिका खत्म हो चुकी है। अगला भाग क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी एज सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल चैलेंज, वैश्विक चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ठीक है। तो ये हमारे इस विषय का अगला भाग, ठीक है। इस विषय का जो सेकंड पार्ट है या द्वितीय भाग है वो क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम कैसे वैश्विक समस्या और चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। These problems could be anything from developing hardware and software for people with disabilities to solving medical problems for more effective online learning, providing solutions for developing countries, and increasing sustainability and increasing sustainable environmental friendly ways to travel to, and increasing sustainability and environmentally friendly ways to travel to work. तो जो समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं बोलो या जो भी बोलो, एक इनोवेशन बोल सकते हैं कि जो हमारे आज के टाइम में जो हमें जो भी दिक्कतें होती हैं, अपना जीवन स्तर को सुधारने, जीवन प्रणाली को सुधारने के लिए, को सुधारने के लिए कुछ काम जो करने रहते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको अंजाम दिया जा सकता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप करें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, कोई मेडिकल मशीन हो वही आपका इलाज करते हैं, वही आपको बता दी कि आपको क्या समस्या है और वो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आप उसको यूज करें फॉर मोर इफेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, और आप उससे सीख पाए। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, लोगों को समस्या का समाधान बता पाए वो सॉफ्टवेयर। मैंने इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी और स्थायित्व की को बढ़ावा दे सके, कोई भी चीज है उसको स्थायी रख सके, ठीक है। एंड डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली वेज टू ट्रैवल टू वर्क, और हमें जो ऑटो से व्यय करते हुए और गाड़ियों से और बसों से लोग मोटरसाइकिल और कार से धुआं छोड़ते हुए जो ऑफिस जाते हैं, ना प्रदूषण करते हैं, तो वो ना करते हुए हम ऐसे किसी ऐसे जरिए का इस्तेमाल करें या साधन का इस्तेमाल करें जिसमें प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये सब समस्याओं का समाधान करने का ये क्षमता हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, और यही हमारे द्वितीय भाग का टॉपिक पर डिस्कशन, मतलब इस विषय का जो द्वितीय भाग है वो इसी पे डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम ये सब चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा भाग जो है वो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी के फायदे, क्या क्या फायदे हैं चर्चा करते हैं। The technological advance is that digital encoding provides a currency exchange. Binary code is an efficient language that is common to all digital devices and applications. तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रौद्योगिकी विकास प्रगति हुई है, प्रगति जो हुई है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो डिजिटल एनकोडिंग है वो हमें एक बाइनरी कोड प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। Binary code has allowed us to have dissimilar devices communicate and trade information back and forth. An example would be connecting my digital camera to my computer and download my pictures. Both devices differ, but the devices, what are digital devices and use binary code. So binary code का एक binary code बोल के चीज होती है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में की देन है,
उसकी वजह से क्या है कि हम किसी भी डिवाइस को, किसी भी एक यंत्र को दूसरे यंत्र से जोड़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन को, जानकारी का आदान प्रदान, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम अच्छे से बहुत फायदा होता है। जैसे अगर मैं लैपटॉप में कुछ पिक्चर्स रखा हूँ, उसको फोन में ट्रांसफर कर सकता हूँ, फोन में रखा हूँ तो लैपटॉप में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो डेटा और इधर से उधर हम डेटा को आदान प्रदान करने के लिए बाइनरी कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ी देन है और सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा क्या फायदा है? Second advantage is that digital data is compact. For the past 5 years, we have been able to store greater quantities of data in smaller spaces like pen drive, memory card. तो देखिए, आप डेटा को हम कॉम्पैक्ट किए जा रहे हैं। एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो पूरे घर के साइज के बराबर, ठीक है। एक बड़ा घर अगर मान लिया जाए, ऑलमोस्ट लाइक 1000-2000 स्क्वायर फीट का एरिया था जो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था, इतना बड़ा। अब आज मोबाइल में, एक छोटे से मोबाइल में दुनिया भर की जानकारी, तो एक छोटी छोटी चिप्स में कितना कितना डेटा आ सकता है। प्रोसेसर्स कितने छोटे होते हैं बट उसमें कितना टेराबाइट डेटा आ सकता है। तो ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का कि डेटा को स्टोर करने का, जानकारी को छोटी जगहों में, छोटी से छोटी जगहों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को स्टोर कर पाए, संचय कर पाए, वो सबसे बड़ी देन है हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी की। तीसरा फायदा क्या है? Another advantage of digital technology that it saves bandwidth. Bandwidth बचाता है वो। कैसे बचाता है bandwidth? A traditional analog TV broadcast requires 6 megahertz, while a digital television broadcast is 1/10 of that. तो हमें ज़्यादा frequency की भी जरूरत नहीं है। One reason why the government mandated to switch from analog to digital. तो अब सारे टीवी को देखो डिजिटल टीवी बना दिया गया। एनालॉग वाला टीवी अब है ही नहीं, एंटीना वाले जो होते थे अब नहीं है, सब डिजिटल हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो चाहिए रहती है काफी कम चाहिए, तो एनर्जी कंजप्शन कम। उसके बाद अगला फायदा, advantage is digital data can be transmitted at higher speed because it is compact. We can send digital data at the speed of light with a fiber optic cable. These cables use a light signal from one end to the other end through a glass strand the diameter of the hair. So डिजिटल डेटा जो है उसको हम ज्यादा हाई स्पीड पे आगे भेज सकते हैं और उसको हम ऑलमोस्ट लाइट यानी रोशनी की गति पे भेज सकते हैं। ठीक है, रोशनी यानी किरणों की गति पे, रोशनी की उजाले की गति पे हम उसको भेज सकते हैं। इतना तेज हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, आप देखा नहीं व्हाट्सएप में जैसे मैं भेजता हूँ सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत पहुंचता है। ठीक है, these devices use a light signal from one end to the other through a glass strand to diameter. हमारे बालों बराबर एक पतला सा ग्लास स्ट्रैंड होता है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है। जस्ट इमेजिन कहां तक पहुंच गए। कॉपर वायर्स known as C85 and C86 cables mainly use an electrical signal. ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा फायदा क्या है? एडवांटेज डिजिटल डेटा इज इनक्रेडिबली एक्यूरेट। तो डिजिटल डेटा जो है वो बहुत ज्यादा त्रुटि सटीक होता है और बहुत ज्यादा सही होता है। ठीक है, त्रुटिहीन होता है। डिजिटल डेटा जो डिजिटल जानकारी त्रुटिहीन होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती, इसमें कोई विकार नहीं होती, एकदम सटीक और एकदम उचित और सही होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, डिजिटल डेटा इज अ नियर परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल। तो अपना जो सूत्र होता है, अपना जो स्रोत होता है, अपने स्रोत का एकदम हूबहू होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। The thing that makes it accurate is data packets. When information is sent from one group to the other, the data is separated to smaller packets. तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जानकारी जाती है तो छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी उसको कोई त्रुटि नहीं हो सकती, हमेशा त्रुटिहीन रहती है। उसके बाद आगे थोड़ा टेक्निकल है ये, और बाकी इस पेज में ज्यादातर चीजें टेक्निकल है, उसको आप ज्यादा टेक्निकल नहीं भी लिख सकते हैं, इतना जरूरी नहीं, जो मेन पॉइंट है उसी को लिखिए। छठवां फायदा क्या है? Advantage is that digital access content is more versatile. This versatility is what allows to बहुआयामी multi-dimensional. This versatility is what allows for multiple languages, multiple DVD intakes, commentaries, scene and song selections. तो digital data इतना versatile होता है। देखिए आजकल के टाइम में कोई अगर कोई सीरीज आती है, कोई टीवी सीरीज आती है, या उसको क्या बोलेंगे, मतलब टीवी सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, सो कोई टीवी सीरीज या कोई शो सीरीज अगर आती है, कोई नया शो या कोई डॉक्यूमेंट्री अगर लॉन्च होती है, शुरू करी जाती है, ठीक है, वेब सीरीज
वेब सीरीज। तो कोई भी नई अगर वेब सीरीज आती है, आप देखिए उसको आप जैसे ही क्लिक करें, हॉटस्टार में आप जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने खुद देखा है, उसमें आप जैसे ही लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तुरंत आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आदमी वही है, एट ए टाइम आप उसको कई सारी भाषाओं में सुन सकते हैं, जिस भाषा में सुनना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करने से उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो सोचिए कितना वर्सेटाइल है, मतलब उसमें पूरे इंडिया के सब लोग देख सकते हैं। आगे के टाइम में क्या था कि अगर हिंदी की मूवी तो हिंदी वाले लोग ही देख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप हिंदी को मलयालम, बंगाली या पंजाबी कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करने से। तो सब लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, मनोरंजन का फायदा सब लोग उठा सकते हैं, क्योंकि डेटा इतना बहुआयामी हो गया, उसमें सारे फैक्टर, सारे कारक, उसमें सारे दृष्टिकोण उसमें समाहित हो चुके हैं। मल्टीपल लैंग्वेज आर ड्यू इन पार्ट टू यूनिकोड। यूनिकोड की वजह से मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है, which is the universal characteristic that identifies characters of all the world's major languages. There is universal agreement that can be communicated digitally. तो वो तुरंत तुरंत यूनिकोड से एट ए टाइम ट्रांसलेशन होता है। केवल इंडिया की ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसी भी भाषा में ट्रांसलेट। तो सोचिए सारे जितनी भी भाषाएं हैं सबको एक जगह संगठित करने का कार्य किया है जिसने यूनिकोड, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की ही देन। उसके बाद अगला फायदा, another advantage is that modern digital content can control instructions, can control instruction. The header packets we just discussed is a control instruction. The control it provides is accuracy. Another common control instruction is metadata. So metadata और ये सब टेक्निकल चीजें हैं, इसकी वजह से आप डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको बहुत ही सटीक तरीके से एक भाषा से दूसरे भाषा में भाषांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला फायदा क्या है? Last advantage, eighth and last advantage of digital technology is that it removes all boundaries. सारी सीमाओं को वो हटा देती है। Without logical, technological or geographic limitations, we have a truly global economy available to us 24 hours a day, 7 days a week, from literally anywhere with a data connection. तो कोई सीमा नहीं है, हम कहीं दुनिया के किसी भी छोर से, अंटार्कटिका से भी अगर आप जाके आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, अगर वहाँ पे वाईफाई का अगर वहाँ पे टावर लग जाए, ठीक है। तो दुनिया के हर छोर में, अब पहाड़ों के ऊपर भी टावर है, कहीं पे भी आप चले जाइए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। तो कोई भौतिक सीमाएं तो है ही नहीं, है ना, और ना ही कोई प्रौद्योगिक सीमाएं। और हमारे पास एक ग्लोबल इकोनॉमी है, मतलब एक पूरी वैश्विक संसाधन है इंटरनेट, जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा वैश्विक संसाधन, जो जिसको हम 24 घंटा 7 दिन 365 दिन प्रयोग कर सकते हैं अगर हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन। तो आपके पास ज्ञान का जो ज्ञान इतना सुलभ हो चुका है इंटरनेट की वजह से कि कोई भी कहीं से कहीं पे भी बैठ के इसको प्राप्त कर सकता है पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरे पृथ्वी के किसी भी कोने से। तो ये सारे हमने 8 फायदे डिस्कस किए। अब हम कुछ नुकसान डिस्कस करेंगे, कुछ हानियां डिस्कस करेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या उसके डाउन साइड्स हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ, तो हमारा अगला भाग क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। शुरू करते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? Human relations are diminished in the virtual world as online social life networking increasingly replaces real face-to-face and physical contact. Alienation can increase as well as problems such as cyberbullying, online stalking, cybercrime related to the anonymity of the internet. तो इतना ज़्यादा उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सामाजिक जो जीवन है, आपस में जो सामाजिक आदान प्रदान है, वो खत्म हो जा रहा है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, खाली कहीं भी चले जाओ लोग कहीं कुछ देखेंगे नहीं, खाली मोबाइल में लगे रहेंगे। कॉलेजेस से लेके, स्कूल से लेके, आप एयरपोर्ट में चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रेलवे स्टेशन लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। वो होश ही नहीं के आसपास कि मुझे किसी से बात करना है, अपनी एक सामाजिक संभाषण और आदान प्रदान पे जो ध्यान देना है, उससे लोग आजकल बहुत कम मतलब है कैसे अपनी मोबाइल ही सबका सबसे बड़ा मित्र हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से लोग जो है शारीरिक दूरी लोगों के बीच में आ गई है, और प्रॉब्लम्स जो आ गई हैं वो है कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग एंड साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं अपने बाद में, कि कैसे ऑनलाइन से कितने सारे घाटे और कितने सारे फ्रॉड होने लग गए हैं, और लोग जो है ऑनलाइन में ना, खास करके महिलाओं को काफ़ी खतरा रहता है, क्योंकि उनको कोई फॉलो करने लगता है ऑनलाइन। और एनोनिमिटी मतलब अज्ञात, इंटरनेट की जो अज्ञातता है, मतलब उसका जो अज्ञातपना है या अज्ञातपन है कि उसमें सारी चीज़ें अज्ञात रहती हैं, आपको ये नहीं पता है कि कौन आपको फॉलो कर रहा है। कोई भी फेक प्रोफाइल बना के आप नहीं किसी भी कोने से आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, और आपको पता ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट में आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस में आप
ट्रेस करना काफी मेहनत का काम, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब कुछ आईपी से हो गया है और लोग सब क्या हो गए हैं, इम्पर्सनल हो गया है, यानी एक अव्यक्तित्वता आ गई है इंटरनेट हमारे जीवन, इसकी वजह से हम खाली मोबाइल में ही चिपके रहते हैं और मोबाइल से हमको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑनलाइन में जो फ्रॉड होते हैं या जो महिलाओं को जो कुछ व्यक्ति जो है वो फॉलो करते हैं, या किसी भी ऑनलाइन में किसी महिला को या किसी को भी लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं और पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनेट में अज्ञातपन इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगली हानि क्या है, ह्यूमन बीइंग्स are less and less valued in the workplace as their roles are placed by computers outsourcing। तो जब सब चीज कंप्यूटर से हो रहा है तो मनुष्यों की जरूरतें भी कम हो गई है। ठीक है, काम मशीनों से ही हो जाता है और वहाँ पे लोग जो है बहुत सारी कंपनीज में लोग अब चाहते हैं कि सब काम मशीनों से, कोई हमें कार्य उसके लिए कोई कर्मचारी न रखना, लोगों की आवश्यकता कम। Outsourcing has meant bigger profits for companies but a decline in wages and conditions and more employment, खास करके पाश्चात्य देशों में समस्या ज्यादा हो गई, वहाँ पे हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। जैसे पेट्रोल पंप भी है, वहाँ पे किसी को खड़े नहीं रहना पड़ेगा, पेट्रोल पंप पे जो सब ऑटोमेटिक मशीनों से काम होगा, पेट्रोल जाएगा, तो वहाँ पे 4 लोगों की जगह एक ही आदमी की जरूरत है, खाली एक आदमी सब चीजों को कर लेगा, उसको खाली पेट्रोल डालना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही ऑटोमेटिक हो जाएगा सब कुछ। उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है और लोगों के पास करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं। ठीक है, especially in Western nations, पाश्चात्य देशों में multinational corporations are increasingly impossible to control by individual nation states. तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं उसको छोटे-छोटे जो देश हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हर जगह जो है काम जो है क्योंकि बाकी देशों में सब मतलब हर जगह का आप काम को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी वजह से जो मल्टीनेशनल है, जो बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, वो लोग हर जगह अपने वर्कफोर्स को, अपना जो कर्मचारी जो दल है, कर्मचारी वृंद है, उसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हर चीज को मशीनों से कराने के चलते लोग अपने लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा हानि क्या है, issues of privacy have become huge as it becomes increasingly difficult to control personal information in the digital media and internet. An internet world, financial details can be hacked into candid photos or videos posted on the web. Slurs and accusation based against people's characters and personal identities can be stolen. तो इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया है ऑनलाइन में, कुछ भी चीज कहीं पे भी आप गलती से क्लिक कर देंगे तो उसका आपका अकाउंट से वो आप कोई गलत ओटीपी मांग के आपका पैसे सकता है, अकाउंट से आपके पैसे निकाल सकता है, और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जैसे जीमेल वगैरह में कोई भी एक्सेस कर लाइक जी से बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे जीमेल में बहुत लोगों को लगता है कि प्राइवेसी बहुत कम है, तो इसलिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे लोग, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि किसी को अगर पासवर्ड पता चल गया, किसी ने भी आपके सिस्टम से कहीं से लॉग इन कर दिया, उसकी वजह से ओटीपी का सिस्टम हो गया है पेमेंट में। मोबाइल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल को नंबर लिखना के लिए मना कर दिया है कि आप पासबुक नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि नंबर से ओटीपी होता है और किसी को अगर नंबर मिल गया तो वो आपका सारे ओटीपी लेके आपका पैसा लूट सकता है। इसलिए मोबाइल नंबर बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई है, और बाकी लोगों की बहुत सारी मेल्स में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे जाके क्लिक करते हैं तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका डेटा वो एक्सेस कर लेगी वेबसाइट। तो जो एक सुरक्षा है, जो इंटरनेट में जो सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न, हमारी निजी सुरक्षा जो है, हमारी निजी जानकारी की जो सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और लोगों के खिलाफ आप पूरे कुछ जितनी सारी सोशल मीडिया है उसमें आप लोग कंट्रोल, बट फिर भी लोग हेट स्पीच को अपने हेट स्पीच को प्रमोट करने के लिए लोग कई बार सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के चरित्र पर लांछन लगाने के लिए, दूसरों के बारे में बैड माउथ करते हैं, खराब चीजें बोलते हैं, उससे लोगों की बदनामी होती है। जो बड़े बड़े व्यक्तित्व विशिष्ट लोग होते हैं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध लोग ऑनलाइन में षड्यंत्र करते हैं और उनको मलिन करने के लिए, उनके चरित्र को मलिन करने के लिए उनके ऊपर बहुत खराब टिप्पणियां करते हैं, जिसकी वजह से कई बार सोशल मीडिया में अकाउंट्स को बैन भी करना पड़ता है बहुत। ठीक है, चौथी हानि क्या है,
intellectual property theft, piracy have made it more and more difficult for creative people to make any money from their output. Media can be digitalized and then distributed across the internet very easily, and the process seems impossible to control. Ultimately, to lead to decline in artistic qualities. People no longer have the time and funds to pursue projects. So intellectual जो property theft and piracy have made it more and more difficult for creative people to make any money from their output. तो हर चीज को आजकल इंटरनेट में कोई भी जैसे फोटो डालेगा, कोई पेंटिंग डालेगा, आप उस पेंटिंग को कॉपी करके बोल सकते हैं मेरी पेंटिंग, ठीक है। तो आपकी जो शिल्पीकार हैं, उनकी जो भी कला की प्रस्तुतियां हैं, ठीक है, प्रस्तुतियां हैं, वो लोग चोरी कर सकते हैं। उनके जो कलाकृतियां हैं या उनकी कला प्रस्तुतियां हैं शिल्पियों की, तो कोई भी आसानी से चोरी कर सकता है, और उसकी वजह से काफी आपका आपने जो भी कुछ किया है, तो दूसरा इंसान चोरी करके उसको अपना थप्पा लगा सकता है उसको। और इससे क्या होगा कि लोगों को ये लगेगा कि अब ये सब काम करने से कोई फायदा नहीं है, ये जो क्रिएटिव यानी क्रिएटिविटी का मतलब होता है ये जो मानसिक उर्वरता के जो जितने कार्य होते हैं, ठीक है, वो सब कार्य लोग करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सभी चीजें तो इंटरनेट के माध्यम से चोरी हो जाएंगी, ठीक है। लोग दूसरा कोई उसको कब्जा करके उस पर अपना नाम डाल दें। उसके बाद अगली हानि है, तो शिल्पीकारों को काफी इससे क्षति पहुंचती है जब कोई भी चीज की कोई भी कला की प्रस्तुति चोरी हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद अगली हानि, मॉडर्न सोसाइटीज आर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, सो मच so that many basic services such as hospital, power grids, airports, rail and road transport system and military defense can now be knocked out by cyber attacks or catastrophic failure. Humans would be almost helpless. The technology was taken away. एक हुआ भी था अभी रिसेंटली दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में, मतलब सारे पेशेंट्स का डेटा चोरी हो गया, इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ था, ठीक है। और सब पेशेंट जो थे अब वहाँ पे जाना नहीं चाहते क्योंकि उनका सारा डेटा ही चोरी, ठीक है। तो इंटरनेट पे इतना हम डिपेंड हो गए कि इंटरनेट में अगर साइबर क्राइम के चलते अगर कभी वो सब डेटा चोरी होता है, तो पूरी संस्थान का जो दैनिक के जो कार्य हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी संस्थान रातों रात बंद हो सकती है, जैसे स्पेशली बैंक में अगर डिटेल चोरी हो जाए तो कितनी बड़ी वो एक सुरक्षा को कितनी बड़ी चुनौती है, लोगों की सुरक्षा, लोगों की आर्थिक सुरक्षा, लोगों के पैसे चोरी हो जाए या फिर लोगों के अगर बैंक डेटा को एक्सेस कर ले, तो ये कितनी बड़ी एक असुरक्षा है, ठीक है। और ये हम सब प्रौद्योगिकी के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और वही जो है वो कई बार दुर्बल होने के कारण, उसमें प्रॉपर सुरक्षा नहीं होने के कारण वो साइबर क्राइम का शिकार बन जाती है और उससे लोगों को बहुत क्षति पहुंचती है। छठवीं हानि क्या है, वी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग ओवरलोड विद इंफॉर्मेशन ओवरलोड दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस bring, as we are bombarded by irrelevant emails, mobile phones, text messages, internet advertising, etc. Rather than saving us time, new technology means that we are expected to process more and more information, work in more intensely. हम बहुत फालतू की चीजें भी कई बार जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह में बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें होती है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हम इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के ऊपर डाली जा रही है, फेंकी जा रही है, और हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें, तो उससे मानसिक जो भार है वो भी बढ़ जाता है, मेंटल बर्डन जो है वो भी बढ़ जाता है, और माइंड को इतना सारा डेटा प्रोसेस करने के चलते माइंड को भी काफी ज्यादा बर्डन फेस करना पड़ता है। तो ये मानसिक और भावनात्मक भार है हमारे ऊपर कि हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजी के कारण ये जो सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं। उसके बाद अगली हानि क्या है, टेक्नोलॉजी brings with it all sorts of environmental problems. Its machines and devices often made from toxic or non-biodegradable materials. Most technologies need a power source which can often mean an increase in consumption of electricity and fossil fuels. So सब बिजली से चलते हैं और बिजली के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, पानी डैम्स बनाते हैं, नदियों के ऊपर हम बांध बनाते हैं, तो प्रकृति के ऊपर काफी हम भार दे रहे हैं, प्रकृति के ऊपर एक बर्डन डाल रहे हैं, भार डाल रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, जो हमारे जीवन की अपने जीवन को सुविधाजनक बना रहे हैं, लेकिन प्रकृति के ऊपर हम काफी जोर दे रहे हैं, प्रकृति के ऊपर काफी एक्स्ट्रा भार, अतिरिक्त भार हम डाल रहे हैं सब चीजों पे, ठीक है। क्योंकि हर चीज बिजली से चलती है और बिजली जो है पानी से बनती है।
पानी से बनती है या फिर सोलर सेल्स में से बिजली बनती है, तो उसके लिए सोलर सेल लगाने पड़ेंगे। तो हम ज़्यादा जगह पूरे पूरे रेगिस्तानों में सोलर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह को हम अपना छेक के, हम अपना बना के उसको हम अपनी सुविधा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और प्रकृति में बाकी चीजें उनके लिए कोई जगह ही छोड़ दी। उसके बाद लास्ट disadvantage, eighth and last disadvantage, technology has a general dehumanizing effect as well as in the workplace. The military is increasingly becoming more technological. Example is pilotless drone aircraft which can attack and kill people with a controller many thousands of miles away. तो बहुत ज्यादा एक निर्मम, लोगों को निर्मम कर देगी टेक्नोलॉजी से। ये जो ड्रोन्स होते हैं, है ना, कि दूर से चला के लोग कहीं पे दूर किसी को लेके जाके अटैक कर सकते, सामना सामनी नहीं, है ना, सामने सामने नहीं अटैक करेंगे लोग। ठीक है, लोग दूर दूर ले जाके, दूर पे एक कोई ड्रोन है, वो मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं दिल्ली में कोई ड्रोन चला रहा हूँ और वहाँ पे लोगों को अटैक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पायलट टेक्नोलॉजी के कारण तो संभव हो पा रहा है। यहाँ बैठे बैठे मैं दूर चीजों को संचालित कर पा रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को क्षति पहुंचा रहा हूँ। तो एक निर्ममता का भाव आता है टेक्नोलॉजी के। टेक्नोलॉजी कई बार ऐसे गलत काम करवाती है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह जापान पे गिराए गए थे, ठीक है, 1945 में। तो ये सब प्रकृति लोगों को निर्मम बना दिया टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा खत्म हो गया, और अब हमारा आखिरी भाग है एसएससी का, जो कि है डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो क्या क्या डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं अभी के समय में, और उसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे इस आखिरी, चौथे और आखिरी भाग में। चौथे भी नहीं, पांचवे। ठीक है, सो डिजिटल टेक्नोलॉजीज, द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल, ये मतलब एक निष्कर्ष के जैसे, इसमें सारी चीजों को समराइज करके जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी टिप्पणियां देंगी, देते हुए हम निष्कर्ष देते हुए इसी के साथ हम निबंध को समाप्त करेंगे। ठीक है, so the impact of digital technologies are becoming more increasingly important in everyday life, from laser to artificial intelligence, from image processing to big data. They are behind the applications changing the way we live, work and communicate with others. So लेजर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक और इमेज प्रोसेसिंग से बिग डेटा तक, सब चीजें टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो रही है और हमारे जीवन से परिवर्तित कर रही है। These technologies are layered upon one another like lasagna, adding new functionalities on top of others, sometimes in completely different technology sectors. That way you can track your daily lives run using technology that was originally developed to locate some things. तो जैसे गूगल मैप्स को पहले किसी और चीज के लिए डेवलप किया गया था, अब लोग उसको अपना घर के रास्ते देखने के लिए यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे एक लजानिया होता है, उसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एड ऑन्स होते जाते हैं। ठीक है, तो कोई टेक्नोलॉजी किसी चीज के लिए बनी थी, उसको अल्टीमेटली बाद में किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके इतने फायदे हैं। So strictly speaking, it's called a technology stack rather than lasagna, but the concept is the same. To create something useful, you have to build on the work of others. So what are the key technologies needed to build this stack? ठीक है, so इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमने यूज करी है, जैसे फॉर एग्जांपल जीपीएस है, सेंसर्स हैं। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया है। फोटोनिक्स है, जैसे, है ना, जैसे many sensors and electronic devices are based on microelectronics from the accelerometer. तो जो स्मार्ट वॉचेस आजकल आती हैं, लोग पहनते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका फिटनेस, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, वो आपकी हार्ट बीट और आपके स्टेप्स वगैरह मेजर करते हैं। ठीक है, एक जीपीएस रेडार होता है, आप कहाँ पर हैं, लोकेशन आपका बताएगा। आपके फोन के साथ कनेक्ट करके ब्लूटूथ से आपको फोन भी आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लिटिल वंडर that this is an enabler technology for the internet of things. तो हर चीज में इंटरनेट लगा के आप उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। इसके बाद अगली टेक्नोलॉजी है फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी। फोटोनिक्स क्या है? जो कैमरास में, एलईडीज में यूज होती है। दिस टेक्नोलॉजी अप्लाइड एनकम्पासिंग कैमरास, लेजर्स, ऑप्टिकल फाइबर, एलईडी लाइटिंग एंड ऑप्टिकल सेंसर टेक्नोलॉजी हेल्प सेव एनर्जी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ, कैन नॉट गो फास्टर देन लीड। ठीक है, तो ये जो हम लोग पहले कैमरास इस्तेमाल करते थे, आज के कैमरा में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। पुरानी जो टेक्नोलॉजी, जो कोडाक के कैमरास हैं, आप वो यूज नहीं करते, खत्म हो चुकी है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से। डिजिटल कैमरा सबसे पहले जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सबसे ज्यादा एक परिवर्तन लाया है हमारे जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का। जहाँ तक प्रश्न है, मोबाइल से लेके कैमरा के बारे में कुछ पहले हम लोग फोटोज को बनवाते थे, कोई नहीं बनवाता, अब सब चीजें मोबाइल। ठीक है, सो डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमारा ये जो कैमरा टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा परिवर्तित हुआ है। इसको बोलते हैं फोटोनिक्स के टेक्नोलॉजी पर आधारित अच्छी वजह से ये इसमें एक क्रांति आई, परिवर्तन आया। लाइट रेटेड टेक्नोलॉजीज कैन बी अप्लाइड इन मेनी डिफरेंट वेज
कितने अच्छे अच्छे DSLR कैमराज आ गए हैं, सब डिजिटल के माध्यम से। इतनी हाई क्वालिटीज, आईफोन में कितने हाई क्वालिटीज कैमराज होते हैं, इसकी वजह से हम फोटोज की क्वालिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं, फार बेटर देन जो पहले टेक्नोलॉजी थी। लाइट टेक्नोलॉजीज को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शन, स्टिल प्रोवाइड नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक एंड पोर्टेबल एनालिसिस ऑफ मेडिसिन। तो ये लाइट टेक्नोलॉजीज को, जैसे अल्ट्रासाउंड ये सब होता है, ठीक है, लाइट मार के आप बहुत सारी चीजों को आप शरीर में देख सकते हैं, ठीक है। And will enable the autonomous vehicles of tomorrow. आने वाले समय में जो ड्राइवर लेस कार्स हैं उसको भी लाइट के प्रिंसिपल से ही चलेंगे, ठीक है। Finally, every digital services software programs, you cannot see software, but when you tend to notice that there is a problem with it, it's an app that drains your phone battery for your flight being cancelled due to a database glitch, ठीक है। तो फोन में एक ऐप है, wait an app that drains your phone battery for your flight being cancelled due to a database glitch. तो टेक्नोलॉजी हमेशा जो भी यंत्र हम देखते हैं, तो तकनीकी यंत्र जो देखते हैं उसके पीछे हमेशा प्रौद्योगिकी यंत्रों के पीछे एक उद्योग भी होता है, ठीक है। और वो हमें सॉफ्टवेयर दिखता नहीं, लेकिन वो होता है। Many of us use software for the work we do every day at the office, but ये लास्ट पैराग्राफ है, एक इसमें निष्कर्ष देते हुए हम समाप्त करेंगे, ठीक है। Many of us use software for the work we do every day at the office, but it also powers industrial process in energy networks, traffic lights, and rail and air traffic control, and its role in these areas is becoming more important every day, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, सब चीजें आजकल सॉफ्टवेयर से हो रही हैं। आजकल देखिए बुलेट ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक सारे कोचेस जो है, कोल और जो पहले के कोयले वाले इंजन तो सब खत्म होकर इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, इससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट से लेके रेल कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, सारी चीजें आजकल टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से हो रही है। So in summary, microelectronics, photonics and software are the fundamental for the applications shaping our lives today and tomorrow. ये जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री है, फोटोनिक्स और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये तीनों चीजें मिलके आने वाले समय में, ठीक है, हमारे देश को बहुत हद तक बदलने वाली है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जीवन में क्रांति लाई। तो इसको बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजी की डिजिटल टेक्नोलॉजी के तीन मेन आयाम है, ये तीन मेन अंश है या अंग है। क्या बताया मैंने? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे फोन में, जो छोटे छोटे फोन लैपटॉप्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, फोटोनिक्स जो लाइट टेक्नोलॉजी, कैमरा वाली जो सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी चीज को काम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए। ये तीनों चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी का सबसे प्रधान अंग है और ये तरीके से प्रभावित करेगी, भविष्य में आने वाले जीवन को ये आकार देगी, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसी टिप्पणी के साथ इस निबंध को समाप्त करूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज ये टॉपिक्स को बहुत सीरियसली लीजिए एंड प्लीज हमारे साथ इसको, कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करिए, कोई आपका फीडबैक है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। So I would thank everyone again for joining today's class and see you in the next class with a fresh topic. Thanks everyone.